Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 26 July 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. So, before starting the video, for PDF join Telegram channel Duos News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज अपोजिशन प्लान्स टू नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट. अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला, आप सभी को पता है मॉनसून सेशन चल रहा है और इसी के चलते जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करना चाहती है, यहाँ पर जो नो ट्रस्ट मोशन है उसको यहाँ पर लाने की बात करी कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आपकी वर्किंग प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनके अगेंस्ट में हम क्या लेकर आएंगे, नो ट्रस्ट मोशन लेकर आएंगे. इसे हम कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं और इसे हम फ्लोर टेस्ट भी कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको ये इस कन्फ्लिक्ट जो इशू है इस पॉलिटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ यहाँ क्या पढ़ना है, नो ट्रस्ट मोशन क्या है इसके बारे में पढ़ना है. ओके, तो आप देखेंगे नो ट्रस्ट मोशन है अ गवर्नमेंट कैन ओनली फंक्शन इफ इट हैज अ मेजोरिटी इन द लोकसभा. कोई भी गवर्नमेंट लोकसभा में कब फंक्शन करती है, जब वो मेजोरिटी में वहां पर होती है ना. जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जब अब मेजोरिटी में गवर्नमेंट आती है ना, मेजोरिटी में उनके पास वोट होते हैं, तो इन दैट कंडीशन वो जो पर्टिकुलर पार्टी होती है वो एज अ गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है. बट इसमें क्या होता है, कई बार एक फ्लोर टेस्ट होता है. फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि मतलब जो हमने आप मेजोरिटी से आए थे, जिस मेजोरिटी से आए थे, क्या अभी भी आपकी वो मेजोरिटी यहाँ पर कायम है या नहीं है. तो उस चीज को चेक करने के लिए क्या होता है, लोकसभा में आपको ये याद रखना है, जो ये फ्लोर टेस्ट होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, लोकसभा में लेकर आया जाता है, ना कि राज्यसभा में लेकर आया जाता है. ओके, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट कहाँ पर है, लोकसभा में, इसलिए ये जो मोशन होता है लोकसभा में लेकर आते हैं. देखिए, द पार्टी कैन रिटेन पावर इफ इट डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स स्ट्रेंथ थ्रू द फ्लोर टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द एग्जीक्यूटिव हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर. तो इसमें ये डिटरमाइन किया जाता है क्या एग्जीक्यूटिव के पास जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है. ये किसके अंडर आता है, हम देखेंगे आर्टिकल 75. आर्टिकल 75 क्या कहता है आपका, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं किसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली लोकसभा को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसलिए उन्हें क्या करना होता है, अपनी जो मेजोरिटी होती है वो साबित करनी पड़ती है, प्रूव करनी पड़ती है. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो प्रोसीजर ऑफ मूविंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इज आउटलाइन इन द रूल 198 ऑफ द रूल प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा. तो ये किस रूल के अंडर आता है, रूल 198. आपको ये याद रखना है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का आपका जो प्रोविजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ओके, ये कहाँ हमारे किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये हमारे जो लोकसभा की रूल बुक्स है, जो उसका प्रोसीजर कंडक्ट है, उसका जो रूल नंबर 198 आता है उसके अंडर आता है. ओके, उसके अंदर आपको बताया गया है. इसमें जो मिनिमम 50 मेंबर्स क्या करना चाहिए, जो मोशन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. उसके बाद जो स्पीकर होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि हाँ, जैसे कि अगर मेजोरिटी को प्रूव कर दिया तो गवर्नमेंट यहाँ पर काम करेगी, आगे वर्किंग उसका रहेगा, कंटिन्यू रहेगा. अगर यहाँ पर मोशन को लूज कर देती है गवर्नमेंट, तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, गवर्नमेंट आपकी फेल हो जाती है. तो देखिए, द डेट मस्ट बी विद इन 10 days द डे द मोशन इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज द मोशन फेल्स एंड द मेंबर हु प्रपोज इट विल बी नोटिफाइड. अब इसमें क्या होता है, 10 दिन का आपको क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है इसको एक्सेप्ट किया जाए. अदरवाइज आपका जो मोशन होता है और जो भी पार्टी ये मोशन को लेकर आई है उसको नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपका मोशन यहाँ पर फेल हो चुका है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इससे रिलेटेड सारी चीजें अब क्लियर होंगी. आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा कल का क्वेश्चन था, विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पर इंडिया का जो पल्स प्रोडक्शन है उसके रेफरेंस में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए थे. ओके, आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन थी और आपको ये बताना था वेदर दे आर राइट और रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है हमारी, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खारिफ एंड राबी क्रॉप्स. क्या हम जो आपका ब्लैक ग्राम होता है उसको हम बोथ खारिफ और राबी क्रॉप दोनों में कल्टिवेट कर सकते हैं, मतलब दोनों को एज अ जब आपका राबी सीजन आता है, जब हम राबी क्रॉप्स को क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, और खारिफ क्रॉप्स को जब कल्टिवेट करते हैं, तो क्या जो ब्लैक ग्राम होता है उसको दोनों सीजन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं. क्या ये ऑप्शन आपका राइट है या रॉन्ग है. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन. यहाँ पर हम ग्रीन ग्राम की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन ग्राम आपका जो पल्स का प्रोडक्शन होता है
यहाँ पर हम पल्स प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस पल्स प्रोडक्शन में अगर हम मान लीजिए हमारा 100% पल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस 100% में से 50% जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, हमारा ग्रीन ग्राम का हो रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, ये आप लोगों को बताना था। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इन द लास्ट 3 decades while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। इसमें ये कह रहे हैं कि आप लास्ट के 3 डिकेड्स देखिए और उसमें आप ये बताइए कि जो खारिफ पल्सेस हैं उनका प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ है, बट जो राबी पल्सेस हैं उनका प्रोडक्शन क्या हुआ है, हमारा डिक्रीज हुआ है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या था, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही थी, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत थी, ये आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है। अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे, जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है वो बच्चे आज इस वीडियो को पहले पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। आपको अगर नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं तो आपका एक टॉपिक क्वेश्चन के साथ साथ ही क्या होता जाता है, कंप्लीट होता जाता है। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर आपका एक डेली आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, एक टॉपिक आपका कवर हो रहा है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। ब्लैक ग्राम जो है इसको हम बोथ खारिफ और राबी क्रॉप के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है राइट होता है। अब देखिए आप ऑप्शन देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। अब आप देखिए जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी ये ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 है नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी और सी तो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचता है क्या, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है, क्योंकि अभी हम लास्ट ईयर का मतलब ये डेटा अगर आप देखेंगे तो पल्स का जो प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ 40% क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ना कि 50%, मोर देन 50%। मतलब कितना यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, आपका 40% का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है किसका, ग्रीन ग्राम का। तो आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी क्या हो जाती है, यहाँ पर गलत हो जाती है। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो डी में आपका सेकंड स्टेटमेंट है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो भी क्या हो जाता है, यहां से एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके पास सिर्फ बचता है ऑप्शन ए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, 1 ओनली। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो लास्ट 3 डिकेड्स में खारिफ पल्सेस और राबी पल्सेस दोनों का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, ना कि सिर्फ खारिफ पल्सेस का इंक्रीज हुआ है। ओके तो वो खारिफ एंड राबी जो क्रॉप्स हैं आपकी पल्सेस है उनका जो प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है, लास्ट 3 डिकेड से आप देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरा दिया गया है। According to the government fourth advance estimated green gram production in 2018-19 is at 2.37 million tons। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन का पूरा बताया गया कि किस ईयर पे कितना यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है। In the last 3 decades while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has also increased। ओके यहाँ पर खारिफ पल्स और राबी पल्स दोनों का जो प्रोडक्शन हुआ है क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ है। ग्रीन ग्राम क्या होता है, जैसे कि आप सभी को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये ग्रीन ग्राम क्या होता है, ब्लैक ग्राम क्या होता है। तो ग्रीन ग्राम आपने मूंग की दाल तो सुनी होगी, आपकी जो हरी वाली दाल होती है। ब्लैक ग्राम आपकी उड़द की दाल होती है। लेंटल्स क्या होते हैं, आपकी जो मसूर की दाल होती है उसे हम लेंटल्स कहते हैं। बंगाल ग्राम चना को कहा जाता है, और जो रेड ग्राम होता है आपका वो तुअर और अरहर की जो दाल होती है उसे हम रेड ग्राम कहते हैं। ओके तो आई होप आपको अभी क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमी अच्छे से कंप्लीट की है तो आपको इसके बारे में पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेंट। तो यहाँ पर आपको ये बताना है हमें बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को उसको कंसिडर करते हुए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें ये बताना है वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। यहाँ पर जो बीबी के चेयरमैन होते हैं, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के जो चेयरमैन होते हैं वो गवर्नर ऑफ द आरबीआई होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, ये आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बीबीबी रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हेड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है वो क्या करता है, रिकमेंड करता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड कौन होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग, ये आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बीबीबी हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। यहाँ पर जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो आपका जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो होता है क्या यहाँ पर सजेस्ट करता है कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा जो कैपिटल है उसको रेज कर सकते हैं, जो प्लान्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताती है, स्ट्रेटेजीज बताती है। ओके
तो अब आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से, इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। देखिए, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना, तो आपके पास ऑलरेडी जो ऑप्शन है, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन होगी, या फिर सेकंड स्टेटमेंट, या फिर थर्ड, तो आप इन यूज करके अपनी जो स्ट्रेटेजी है एलिमिनेशन मेथड की, इसका यूज करके आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेंगे? कमेंट सेक्शन में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट के वीडियो में आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। अब देखिए, यहाँ पर किसी एक क्रॉप के बारे में बताई जा रही है और उसकी कुछ क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं आपको, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आपको ये बताना है कि वो कौन सी क्रॉप है। पहला क्या है? ये सब ट्रॉपिकल इन नेचर है। हार्ड फ्रॉस्ट इन इंजीरियस टू इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well drained soil capable of retain moisture is ideally suitable for the cultivation of crop. Which of the following is that crop? तो यहाँ पर देखिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि क्या है, सब ट्रॉपिकल इन नेचर है। ओके, ये हार्ड फ्रॉस्ट इंजीरियस है। इसको कितना फ्रॉस्ट रिक्वायर होता है? 210 जो फ्रॉस्ट फ्री डेज होते हैं उसको रिक्वायर होता है। 50 to 100 सेंटीमीटर्स को रेनफॉल इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी क्रॉप है जिस ये जो सारी कंडीशंस दी गई हैं वो उस चीज को फुलफिल करता है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे, और रीड करने के बाद कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, दोनों का आंसर आप लोगों को कहाँ करना है? कॉमेंट सेक्शन में करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इज ड्रॉन फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगल्स। अब देखिए, यहाँ पर हमने कल एक आर्टिकल पढ़ा था कि राजस्थान क्या कर रहा है, एक बिल लेकर आया है जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023। यहाँ पर जो गिग वर्कर्स का जो एक सोशल स्फेयर है, हम बात करते हैं जो आपका सोशल स्फेयर है, यहाँ पर उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको लेकर आया गया है कि जो गिग वर्कर्स है उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। अगर आप देखिए, गिग वर्कर्स ये कहाँ से आता है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये आपका जो इटोनोमोलॉजी है, ये जो वर्ड है वो आता कहाँ से है? तो देखिए, आप इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया गया। द टर्म गिग ड्रॉस इज इटोमोलॉजिकल ओरिजिन फ्रॉम द जैज म्यूजिशियन डूइंग शॉर्ट टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस कॉल्ड गिग्स। यहाँ पर आप पहले के जमाने में देखेंगे, मतलब एंशिएंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो क्या होता था, एक म्यूजिशियन का बैंड होता था, है ना, मतलब छोटे छोटे यहाँ पे म्यूजिशियंस होते थे, वो शॉर्ट टाइम बेसिस पर क्या करते थे, परफॉर्मेंस करते थे। कभी उन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस की, कभी यहाँ पर परफॉर्मेंस की, ए प्लेस पर, कभी बी प्लेस पर, कभी सी प्लेस पर, इस तरीके से वो परफॉर्मेंस करते थे, और उस बेस पर उनको क्या मिलता था, उनको जो भी वो जितना परफॉर्मेंस करते थे उनका उतना उनको जो पैसा मिलना होता था वो मिल जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता था, आपका जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी इसमें यहाँ पे अप्लाई किया गया था, उनका पूरा अरेंजमेंट था। इसी को हम कहते हैं क्या, गिग इकोनॉमी। इनफैक्ट नथिंग मोर than the merit contractualization of work where the employer escape from all responsibilities except for determining the immediate task at hand and arranging the pecuniary payment for it। तो यहाँ पर क्या होता था, जैसे इसमें क्या होता था, एक जो काम दे रहा है एम्प्लॉयर हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका एम्प्लॉय। तो इसमें क्या होता था, जैसे जो गिग इकोनॉमी एक तरीके से इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता था, पार्टनरशिप इसमें एक तरीके से होती है कि हाँ, हम दे रहे हैं आपको इतना काम कि XYZ ये काम है, आपको ये 3 दिन में कंप्लीट करके देना है। अब आप ये कब कर रहे हैं, रात में बैठ के कर रहे हैं, 1 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, आपको सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको ये काम करके देना है। ठीक है, ये किसने कहा, XYZ कंपनी ने कहा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो 3 दिन के अंदर उनको काम करके दे देगा और उसके यहाँ पर उसको पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। अब इसमें जो हम बात करते हैं कंपनी की जो एक्स्ट्रा यहाँ पे काम होते हैं एम्प्लॉयज के, तो इनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इस चीज को लेकर। ओके, तो यहीं से आता है कॉन्सेप्ट आपका गिग इकोनॉमी का। अब आप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, ओला की। तो ओला जब हम बुक करते हैं तो वो एक तरीके से क्या होता है, आपका पार्टनर होता है उस चीज में, है ना, क्या होता है, आपका पार्टनर होता है। हम यहाँ पे जोमेटो की बात करते हैं, जो स्विगी, जो जितने भी आपकी ये ऐप वेस्ट यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, तो यहाँ पर ये सारे क्या होते हैं, आपके गिग इकोनॉमी होती है, गिग वर्कर्स होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो आने वाले टाइम में ये जो गिग इकोनॉमी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी इकोनॉमी में, इसलिए इन्हें क्या करना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम गिग इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो एक जो प्लेटफॉर्म एम्प्लॉय
और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो हम बात करते हैं एक रिलेशन होता है, वो नहीं होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग इन XYZ कंपनी, तो यहाँ पर आप काम करने जाते हैं, आप मान लीजिए आपका टाइम है 10 to 5, 10 to 5 ही आपका काम है। आप जाते हैं वहाँ पर, आपको पूरे जो सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर जैसे कंपनी की जो भी प्रोविजंस होते हैं, जो भी यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आपका PF कटता है, आपको यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करती हैं। बट गिग इकॉनमी में क्या होता है, गिग वर्कर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में जो कंपनी होती है और जो वर्कर होते हैं, उनके बीच में एक फॉर्मल जो रिलेशन होना चाहिए, वो रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्टिग्मा, मतलब कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसको, यहाँ पर गिग इकॉनमी जो गिग वर्कर्स है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर राजस्थान की गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई है, जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023। इसमें उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, एक वेलफेयर फंड को हम क्रिएट करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, मतलब सेटअप करेंगे, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और सिविल सोसाइटी की तरफ से कुछ और जो गिग वर्कर्स खुद हैं वो थोड़ा थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे क्या हो कि हम जो एक सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर्स को वो प्रोवाइड कर सके। सबसे बड़ा इशू आ जाता है किसका, हेल्थ में। कभी फॉर एग्जांपल कोई XYZ आपका पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब उसके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या फिर एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, तो उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर राजस्थान की गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें लेकर आई हैं। इवन इसकी बात की जा रही है कि पैन इंडिया बेसिस पर भी इस तरीके का कोई प्रोविजन लेकर आना चाहिए, जिससे हम जो गिग वर्कर्स हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमाल मॉडल। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, आपके आर्टिकल में आया है, न्यूज़ में आया है, तो आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। आप 60 ईयर्स अगो जाएंगे, पहले की बात है, ये 60 साल पहले की बात है। यहाँ पर जो वर्कर्स होते थे, पीपल, आप लोगों को याद होगा कि वो अपने कंधे में जैसे कि बोरी वगैरह उठाना, इस तरीके का काम करते थे। तो उन वर्कर्स को क्या कहा जाता था, हमाल्स कहा जाता था। क्या कहते थे हम, हमाल्स। द पीपल हु कैरिड सैक्स ऑन देयर हेड्स एंड शोल्डर फॉर्म यूनियन कॉल्ड हमाल पंचायत। तो इन लोगों ने क्या किया, एक पंचायत बनाया, एक यूनियन बनाया, जैसे कि आपका लेबर यूनियन है, उसी तरीके से 60 साल पहले जो लोग मतलब इस तरीके का काम करते थे, एक तरीके से मतलब मजदूरी का काम करते थे, कंधे पर बोरी को ढोना, जो बोझ होता था उसको यहाँ पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना, तो उन्हें हम क्या कहते थे, हमाल कहते थे। और उन्होंने क्या किया, अपना एक यूनियन बनाया। इन सारे हमाल्स ने मिलकर क्या किया, लोगों ने एक अपना यूनियन बनाया, जिसे हमने कहा हमाल पंचायत। ये कहाँ का है, आपका महाराष्ट्र का है। उन्होंने ये कहा कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे हमारे गिग वर्कर्स फेस कर रहे हैं, उस टाइम पे ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करते थे। दे हैड नो सिंगल वर्क प्लेस एंड एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर वर मर्चेंट्स एंड वर्कर्स फ्रॉम पुअर एंड मोस्टली दलित एंड अदर बैकवर्ड क्लास फैमिली फ्रॉम द रूरल hinterland. After earning for a short period, when their bodies could no longer take the back-breaking work, they would go home to fade away. They had nothing to fall back on during illness, accident और old age. तो उसमें यही कहा जा रहा है, जब तक उनकी मतलब कि वो फिजिकली स्ट्रांग थे तब तक तो उन्हें काम किया, और जब उनकी जो एक कैपेसिटी होती है, हमारी बॉडी की भी एक कैपेसिटी है, तो वो जब खत्म हो जाती है, वो बीमार हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो वो फिर क्या होते हैं, अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब जब वो घर चले जाते हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनके साथ, ओल्ड एज में उनके साथ कुछ भी क्या होता है, सपोर्ट के लिए नहीं होता है। इवन उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलती है, ना कोई सिक लीव मिलती है, ना कोई उन्हें हेल्थ के बेनिफिट्स मिलते हैं, ना एजुकेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक कलेक्टिवली एक तरीके से बार्गेनिंग होती है। तो इसी की तरफ उन्होंने क्या किया, एक यूनियन बनाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब ये जो लेबर्स हैं सारे वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और इस जो सोशल सिक्योरिटी मतलब एजुकेशन के टाइम पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है, इलनेस के टाइम पे उनको क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर अभी क्लियर होगा। तो इसमें बस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है, आपको ये आर्टिकल, अब इसमें दो चीज़ें याद रखनी, क्या क्या, एक हमाल मॉडल, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, गिग वर्कर्स, मतलब कि राजस्थान की किस गवर्नमेंट ने प्रेजेंट में अभी हाल ही फिलहाल में गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पे एक्ट लेकर आई है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान में नीति आयोग भी यहाँ पे ये कंसिडर कर रही है कि हमें पैन इंडिया बेसिस पर क्या करना चाहिए, गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पर कोई एक्ट को या फिर रूल्स को लेकर आना होगा, जिससे हम उन्हें सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सकें। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मूविंग अवे फ्रॉम द टेक मेक डिस्पोज मॉडल। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी,
रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी की। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, मतलब कि जैसे कि मेरी ये एक एबीसी कंपनी है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स बनाए। मेरा एक प्रोडक्ट है ए, दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पर बी, और तीसरा प्रोडक्ट है मेरा सी। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रोड्यूस तो कर दिया। अब ये क्या कहाँ गया, आपका मार्केट में गया। मार्केट में इसका यूज हुआ, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, थ्रो कर दिया गया, कचड़े में इसको फेंक दिया गया। तो यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि हमें एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी बनानी होगी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब एक तरीके से ये होना चाहिए, हमने जो चीजें प्रोड्यूस करी तो पहले तो हम क्या करें, इसका रीयूज करें। हम क्या करें, इसको रीयूज करें, उसके बाद फिर इसे हम रिसाइकल करें। क्या करें, हम इसे रिसाइकल करें। इससे क्या होगा, जो हमारा पॉल्यूशन है, सबसे पहले तो आपका पॉल्यूशन कम होगा। उसके बाद यहाँ पर जो पॉल्यूशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो चीजें हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा रीयूज करेंगे। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें भी क्या होगी, थोड़ी बहुत कमी आएगी। तो आप देखेंगे रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी आर पावरफुल स्ट्रेटेजी दैट कैन इफेक्टिवली मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम यहाँ पर जो रिसोर्स एफिशिएंसी है उसको देखते हुए जो सर्कुलर इकोनॉमी, ये बहुत ही पावरफुल आपकी स्ट्रेटेजीज है, जिसका हम इफेक्टिवली अगर यूज करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जो हमारा वेस्ट है उसको कर्टेल कर सकते हैं, इवन जो सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिस है उसको इनकरेज किया जा सकता है। आपको ये जो पैरा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इसमें। अब इसमें ये कह रहा है, आप देखेंगे नेक्स्ट, recognizing the need to switch from the take, make, dispose and reduce, reuse, recycle model, India has prioritized resource efficiency and circular economy। यहाँ पर हमने क्या देखा है, reduce, reuse और recycle model हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको देखते हुए इंडिया ने क्या किया है, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी को यहाँ पे अडॉप्ट किया, प्रायोरिटाइज किया है। इवन हमारा जो G20 का फॉरम है इसमें भी हमने ये 3 कोर जो थीम्स है उसको यहाँ पे बेस्ड किया है। अब यहाँ पर हमारी 4 प्रायोरिटीज हैं। अब इसी 4 प्रायोरिटीज की बेसिस पर ये पूरा आर्टिकल आपका लिखा गया है। कौन कौन सी आपकी 4 प्रायोरिटीज है, पहला है सर्कुलेटिंग द स्टील सेक्टर। अब देखिए स्टील हमारी इकोनॉमी का बहुत मेजर हिस्सा है ना। जो आपका स्टील वाला सेक्टर है, स्टील इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर आपको क्या चाहिए, स्टील चाहिए। ओके, अब देखिए जो स्टील का प्रोडक्शन होता है, अब हम देखिए होता तो पूरे जगह, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, प्रोडक्शन का काम चल रहा, तो हम हर जगह स्टील के प्लांट्स तो स्टैब्लिश नहीं कर सकते ना। इससे क्या होता है, क्योंकि स्टील के प्लांट्स में क्या लगता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और इलेक्ट्रिसिटी किससे यहाँ पर आपकी प्रोड्यूस होती है, आपकी जो क्रूड ऑयल होती है उससे यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो एक तरीके से क्या होता है, आपका जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैसेस, इसका यहाँ पर एमिशन होता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, सर्कुलेटिंग द स्टील सेक्टर, स्टील सेक्टर के जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उन्हें ही रीयूज करना चाहिए, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, पॉल्यूशन है, एमिशन है, इवन जो थर्मल प्लांट्स हैं उनका भी क्या कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है किसकी बात की जा रही है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। इसको ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ABC प्रोडक्ट को क्या किया, मैन्युफैक्चर किया। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पर ये प्रोडक्ट आ रहा है और इसका जो वेस्ट हो रहा है उसको मैं कलेक्ट करूं। मतलब कि जो भी मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया है उसको यहाँ पर जाके क्या करूं, मैं कलेक्ट करूं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मतलब और कलेक्शन के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे उसे रीयूज भी करना होगा, और जितना ज्यादा उसका रीयूज मैं कर सकती हूँ उसको मैं रीयूज करूंगी, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, इसका रिसाइकल करूंगी। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से आपको जब आप किसी भी सामान को कलेक्ट करने जाएंगी तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक कलेक्टिंग सेंटर बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका जॉब क्रिएशन भी होगा। ओके, तो देखिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो जिससे कि जो हमारा वेस्ट है उसको भी हम क्या कर पा रहे हैं, कलेक्ट कर पा रहे हैं, और जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट भी वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो पाएगा। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अब देखिए अगर हम बात करते हैं स्टील सेक्टर की, तो ग्लोबली जो एनर्जी जो स्टील सेक्टर है उसमें 7% जो एनर्जी सेक्टर में ग्लोबली अबाउट 7% ऑफ एनर्जी सेक्टर एमिशन इज एट्रीब्यूटेड टू आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। यहाँ पर हम 7% बात करते हैं जो आपका एमिशन होता है स्टील और आयरन सेक्टर से होता है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि हम उसे स्टील सेक्टर को टैकल कर सकते हैं, किसमें, हम सर्कुलर स्टील का यूज करके। ओके, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर सकते हैं। अंडर इंडिया G20 presidency, there is an emphasis on the significance of the EPR framework in integrating circulating throughout the value chain। यहाँ पर हम EPR framework का मॉडल का यूज कर सकते हैं, मतलब जिसने प्रोड्यूस करा है वही अपने डिस्पोज को, जो भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करे, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज होने के बाद कलेक्ट करे, उसको फिर उसके लिए कलेक्टिंग यूनिट बनाया जा सकता है, जिसमें यहाँ पर क्या होगा आपका, इससे यहाँ पर कलेक्टिंग वेस्ट कलेक्टिंग सिस्टम होगा आपका। उसके बाद हम देखेंगे विद द 20,000 रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड एंड ब्रांड
ऑनर एंड ओवर 1900 प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसेस ऑन द सेंट्रलाइज ईपीआर प्रोजेक्ट। तो अब तक आप देखेंगे यहाँ पर 1900 जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जा चुका है ईपीआर पोर्टल के अंदर। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, जिससे देखिए जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है वही क्या कर रहा है, अपना वेस्ट को कलेक्ट भी कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है किसकी, बायो वेस्ट की। नेक्स्ट इसमें आता है आपका थर्ड पॉइंट आता है क्या, बायो वेस्ट। हमने पहला क्या डिस्कस किया कि हम सर्कुलेटिंग द स्टील सेक्टर। नेक्स्ट हमने बात करी किसकी, ईपीआर की। थर्ड है हमारा बायो इकोनॉमी, सर्कुलर बायो इकोनॉमी एंड द एस्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्री लेड रिसोर्सेज एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कॉलिशन। यहाँ पर बायो वेस्ट की बात करें, जैसे कि हमारे घर का आपका जो वेजिटेबल होता है, फ्रूट्स के जो छिलके वगैरह निकलते हैं, है ना, उनका हम यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम उसको वेस्ट में फेंक देते हैं, उसको जला दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपका एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसकी प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, उससे जो हम बायो वेस्ट है उसके हम जो आपके जो बायो वेस्ट से हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, जो खाद वगैरह होती हैं, है ना, ये सारी चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, और आपके पास यहाँ पे एक तरीके से बायोलॉजिकल तरीके से क्या होगा, आपके पास खाद भी होगी जिसका आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, आपकी क्रॉप में यूज कर सकते हैं। तो बायो वेस्ट क्या है, सच एज म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर रेसिड्यू हैज बिकम अ ग्लोबल इशू एज मच ऑफ इट इज बर्न कॉजिंग पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड ग्लोबल वार्मिंग। Combined with crop well suited for degraded land, bio-waste can serve as a vulnerable primary raw material and viable substitute for mineral resources। तो यहाँ पर हम बायो वेस्ट का यूज किसमें कर सकते हैं, हमारे जो प्राइमरी रॉ मटेरियल्स हैं, सस्टेनेबल मिनरल रिसोर्सेज में इसका यूज किया जा सकता है। अब देखिए इसी के चलते हमारे वेरियस प्रोजेक्ट्स भी आए, जैसे कि प्रधानमंत्री GI1 योजना, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट इसमें देखिए हमने किसकी बात करी, बायो वेस्ट की। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट आपका आता है किसकी, जो हमने यहाँ पे किसकी बात की, फोर्थ प्रायोरिटी हमारे एरिया है बायोफ्यूल की। किसकी, बायोफ्यूल की हम बात करें तो फर्स्ट क्या है आपका, सर्कुलेटिंग द स्टील सेक्टर, ईपीआर सेकंड, थर्ड इज बायो वेस्ट और फोर्थ इज बायोफ्यूल का हमें क्या करना है, यूज करना है। ओके, तो जैसे कि आपको गोवर्धन स्कीम है, इसके बारे में आपको पता होगा। यहाँ पे हम सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की स्कीम की बात की हमने। 2008 में हमारी यूज होती है CBG, जो यूज ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसका हमने अल्टरनेटिव निकाला है कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में यही कहा जा रहा है कि जो हमारा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है G20 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसकी इशू को एड्रेस करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल अब क्लियर होगा। तो इसमें आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने, कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं, एक बार आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से 4 पॉइंट्स अभी हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेलकम हैपनिंग। तो देखिए इस आर्टिकल में एक्चुअली बहुत ज्यादा ये कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। बायो एथिक्स यूनिट ऑफ द ICMR प्लेसिंग अ कंसेंसस पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज or for comments, India has taken the first step in clearing the deck for the studies to be undertaken here. CHIS also called Human Challenge Study। यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो बायो यूनिट है और जो ICMR है, कोई भी आपका जो ड्रग आता है ना, हमने कोई भी यहाँ पे जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके बाद क्या होता है, उसका ट्रायल होता है। अब ट्रायल किस पर होता है, कई बार ये एनिमल्स पर होता है और कई बार ये ह्यूमन बींग्स पर भी होता है इसका ट्रायल। ओके, अब क्या होता है, जैसे अब देखिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा तभी हमें पता चलेगा। अगर यहाँ पर ये जो ABC पर्सन है ये क्या है, इस पर्टिकुलर डिसीज से क्या है, इन्फेक्टेड है, जब हम उस पर ट्रायल करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा ना कि जो हमने ड्रग बनाया है वो कितना यहाँ पर इफेक्टिव है, कितना यहाँ पर इफेक्टिव नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि जो आपका यहाँ पे हेल्दी ह्यूमन बींग होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, जो भी पर्टिकुलर डिसीज होती है उसका वायरस उनकी बॉडी के अंदर डाला जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रग का ट्रायल किया जाता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज इसको कहा जाता है। आप इसको ह्यूमन चैलेंज स्टडी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें यहाँ पे एथिकल कंसर्न्स कुछ कुछ उठाए गए हैं। इसमें क्या एथिकल कंसर्न्स उठाए गए हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर इस पैरा को अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ एथिकल चैलेंजेस भी हैं। ये जो ह्यूमन चैलेंज स्टडी है इसमें एक्चुअली क्या होता है, जिस पर्सन के साथ ये ट्रायल किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये A पर्सन है, इसके साथ हमने क्या किया, ट्रायल करना है हमें ड्रग का, तो हम इसको क्या करते हैं, एक मॉनेटरी जो बेनिफिट होता है वो प्रोवाइड करते हैं। बट हमें क्या देखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया गया है कि हमने क्या किया, जैसे कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो ठीक है, यहाँ पर जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर कोविड-19 जो वायरस है उसको
डाला गया, इंजेक्ट किया गया, उसके बाद जो ड्रग बनाए गए उसके ऊपर यहाँ पे क्या किया है, टेस्ट किया गया, ट्रायल किया गया, कि इससे हमें पता चले कि इसका क्या पर्टिकुलर इस जो ट्रायल मतलब कि ड्रग है कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है। अब इससे क्या होता है, सबसे पहले मॉनेटरी बेनिफिट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो आपके कोई भी डिसीज है, कोई भी वायरस है, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक होने के बाद भी क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड, इसमें क्या होता है, कई बार इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। मिसयूज किस तरीके से करते हैं, इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं अपने आप को बार बार उसमें क्या करते रहते हैं, इनरोल करते रहते हैं कि हमारे ऊपर क्या किया जाए, इसका ट्रायल किया जाए। थर्ड, इसमें हम बात कर सकते हैं नो अवेयरनेस। कई बार लोगों को मतलब कि जो यहाँ पर जिन लोगों को यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डिसीज के बारे में नहीं पता होता है, अवेयरनेस नहीं होती है, बट स्टिल वो क्या करते हैं, इनरोल कर देते हैं, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इनरोलमेंट करते हैं। तो अवेयरनेस ना होने के कारण भी इसका क्या है, साइड इफेक्ट, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हाँ हमें पैसा मिलेगा तो हम क्या कर देते हैं, इनरोलमेंट यहाँ पर कर देते हैं। तो इस कारण भी इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें बस यही एक एथिकल कंसर्न्स को यहाँ पर रेज किया गया है कि एक तरीके से क्या हो रहा है, इवन जो एनिमल्स पर भी ट्रायल हो उस पर भी यहाँ पे कंसर्न रेज किया जाता है कि ये इथिकली क्या है, वैलिड नहीं है ये चीज। ओके, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है चाइल्ड लॉ एंड कॉन्सेंशुअल सेक्स। तो कॉन्सेंशुअल सेक्स इसमें बात की जा रही है कि इसमें कई बार आपके जो हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आए हैं जिसमें कि जो बहुत सारे आपके एक्यूज्ड हैं उन्हें छोड़ दिया गया है, बेल दी गए है ना, उनको या तो बेल दे दी गई है या फिर उनका जो रिपोर्टिंग है FIR उनकी क्वेश कर दिया गया है। यहाँ पे वेरियस आपकी एग्जांपल्स दिए गए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट 2012 ऑन हाई कोर्ट रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल ऑन द ग्राउंड दैट accused and victim has consensual सेक्स। तो यहाँ पर कंसेंट के बेसिस पे क्या होता है, जो आपके माइनर्स होते हैं उनके बीच में सेक्स होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि हमने उसको बेल प्रोवाइड कर दी। इसमें 12 ईयर का, इसमें एक 25 ईयर ओल्ड मैन को यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 15 ईयर की जो आपकी रहती है गर्ल रहती है और 25 ईयर का आपका क्या रहता है, यहाँ पर आदमी रहता है। तो उनके बीच में क्या होता है, ये कहा जाता है कि मतलब कि सेक्स होता है, इनके बीच में इंटीमेसी होती है, और वो कहा जाता है कि ये क्या करते हैं यहाँ पे, फिर बाद में भाग जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी आपको ये, आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कई बार क्या होता है, अगर जो चाइल्ड की अगर हम डेफिनेशन देते हैं, यहाँ पर आपके दो प्रोविजन, जो रेप वाला आपका जो आता है, ये टॉपिक आता है, इसमें दो प्रोविजन है। एक तो आपका पॉक्सो लगता है, दूसरा यहाँ पर क्या लगता है, IPC का जो सेक्शन होता है 375 लगता है। ठीक है, 375 में ये कहता है कि आप यहाँ पर विदाउट कंसेंट अगर यहाँ पर सेक्सुअल इंटीमेसी आपकी होती है, सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, आपका रेप की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर जो पॉक्सो एक्ट है उसमें के अंदर क्या है कि जो आपका माइनर है, जिसकी एज, कोई भी बच्चा उसकी एज जो है 18 साल से कम है और उसके साथ आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो इस केस में चाहे उसका कंसेंट हो चाहे कंसेंट ना हो, आपके ऊपर यहाँ पे पॉक्सो के चार्जेस क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। ओके, तो इसमें इतना आपको क्लियर हुआ। तो इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें हमने ये देखा कि जो पार्टनर्स होते हैं, इवन जो चाइल्ड मैरिज होती है, तो उसमें कई बार क्या होते हैं, जो गर्ल चाइल्ड होती है उसकी एज कम होती है, बट स्टिल अगर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन हो जाते हैं तो यहाँ पर कौन से चार्जेस लगाए जाते हैं, आपके पॉक्सो के चार्जेस लगाए जाते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो चाइल्ड की डेफिनेशन है 18 ईयर्स वाली, हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं जिसमें यहाँ पर जो चाइल्ड है, मतलब गर्ल चाइल्ड है, उसके यहाँ पे कंसेंट होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो चाइल्ड की डेफिनेशन है, जो एज है, उसको कम कर देनी चाहिए। बट इसमें इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे जैसे कि हम गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं, जब कोई एक सेक्सुअल रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश होता है, उसके बाद जो गर्ल चाइल्ड होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उस प्रेगनेंसी के क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं उसकी बॉडी पर, उसकी हेल्थ पर, और फ्यूचर में क्या क्या मतलब उसको साइड इफेक्ट्स उसके देखने पड़ सकते हैं, वो इस चीज से यहाँ पे अवेयर नहीं होती है। इसलिए उसको कई बार क्या किया जा सकता है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इन पॉइंट्स के बारे में बताया गया है कि ये जो हमें डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए या चेंज नहीं करनी चाहिए। जो एज लिमिट है उसको हम 18 से 16 कर दें। जो चाइल्ड की एक डेफिनेशन है, पॉक्सो के अंदर जो चाइल्ड डिफाइन है क्या है, अ चाइल्ड अंडर पॉक्सो इज डिफाइंड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एक्ट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिटेड ऑन चिल्ड्रन आर क्रिमिनल ऑफेंस अंडर पॉक्सो। तो यहाँ पर क्या है, पॉक्सो को डिफाइन किया गया है। पॉक्सो के अंदर जो चाइल्ड है उसको डिफाइन किया गया, जिसकी एज 18 ईयर से कम है, वो किसकी कैटेगरी में आता है, आपका पॉक्सो की कैटेगरी, मतलब कि चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। और उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन होता है तो इन दैट कंडीशन आपके ऊपर कौन से चार्जेस लगेंगे, पॉक्सो के, जो आपके बहुत ही ज्यादा आपके हार्ड चार्जेस हैं वो लगाए जाते हैं। ओके, इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी आप देखेंगे
the Supreme Court judgment in the Independent Thought versus Union of India 2017, wherein it held that even sexual intercourse with a minor wife is a rape. तो इन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर वाइफ अगर माइनर है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो भी क्या माना जाएगा, रेप की कैटेगरी में आपका आता है। तो इसमें बस यही है, आपको ये कंसिडर करना है कि हमें लॉ में क्या चेंज करना चाहिए, जो चाइल्ड की डेफिनेशन है उसे चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हिमाचल फ्लड अ मैन मेड डिजास्टर। अब देखिए हिमाचल में जो फ्लड आया है, क्या ये आपका नेचुरल डिजास्टर है या फिर मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक जो आपकी एक्टिविटीज है उसके कारण यहाँ पर डिजास्टर हमें देखना पड़ रहा है। तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, आपका मैन मेड डिजास्टर है। कैसे, जैसे कि हम बात करते हैं the climate change is the only reason for the rain and floods। क्या क्लाइमेट चेंज ही ओनली रीजन है जिसके कारण यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन हमें देखनी पड़ रही है? तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो आपका क्लाइमेट चेंज भी है और दूसरी तरफ यहाँ पे जो आपकी जो एंथ्रोपोजेनिक आपकी एक्टिविटीज है उसके कारण भी हमें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहला क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ पर जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपकी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। एक आपका आया है स्टेट डेवलपमेंट मॉडल इनिशिएटेड आफ्टर इट केम इनटू ब्रिंग इन 1971। यहाँ पर स्टेट डेवलपमेंट मॉडल आता है जिसमें हमें ये करना था कि हमारा जो स्टेट है उसे डेवलप करना है। तो हमने वेरियस यहाँ पर जो डिमांड थे क्या किया, हमने बहुत ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, वाटर, टूरिज्म, सीमेंट प्रोडक्शन बिकमिंग अ मेजर फोकस फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, वाटर का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा, यहाँ पर सीमेंट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा। तो इन सारी चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस होने लगा जिसके कारण हमें ये जो डैमेज है वो देखने पड़ रहे हैं। हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या किया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया। इसके कारण भी जो एक हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया, जो हमारी रोड्स हैं उनको बहुत ज्यादा क्या किया, वाइडन किया। तो ये सारी प्रोजेक्ट हैं। इस बिल्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रॉन्ग, इसमें ये कहा जा रहा है। तो ठीक है, अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसको बना रहे हैं तो ये क्या गलत है? तो देखिए गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं, बट इसमें कहीं कहीं जो एक कैपेसिटी होती है उसको मेजर किया जाता है और अल्टीमेटली जैसे कि जब बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो उसके आपके इम्प्लीकेशंस भी देखने पड़ते हैं, इम्पैक्ट भी देखने पड़ते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इन द रीजन इज द अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का। इसके कारण हमें यहाँ पर जो फ्लड है इस तरीके के इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें किसकी, रन ऑफ द रिवर की, जिसको हमने क्या करते हैं, जैसे कि आपकी रिवर यहाँ पर ही बन रही, अब हमने यहाँ पर कर दिया रिवर का जो रूट है, उसका जो फ्लो है, टनल है, यहाँ पे हमने टनल बना दिया। उसका जो ये यहाँ से फ्लो हो रही थी तो हमने इसका जो रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया उसका माउथ। हम यहाँ पे डैम्स को बना रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कई बार जो अपना रिवर है और बारिश बहुत ज्यादा होती है, हाई प्रेसिपिटेशन जब होता है, क्लाउड ब्रस्ट होता है, तो रिवर जो होती है फिर से अपने पाथ पर ही यहाँ पर आ जाती है, बैक हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर हमें जो डिस्ट्रक्शन है वो फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है कि टूरिज्म की, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टूरिज्म को हमने प्रमोट करने के लिए सबसे पहले क्या किया, हमारे जो रोड है उसको एक्सपेंड किया। टूरिज्म का भी आएगा जब वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें अच्छी होंगी, रोड अच्छी होंगी, सारी चीजें। तो हमने यहाँ पे 2 लेन 3 लेन 4 लेन को रोड को यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, आपका जो पूरा जो एरिया वो कंक्रीट हो गया। कंक्रीट हो गया तो अभी जो वाटर यहाँ पर मतलब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब कहाँ हो, जो सॉइल की कैपेसिटी होती है एब्जॉर्प्शन की वो यहाँ पर बहुत ही कम होती है। जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं सॉइल को रिटेन करने में। तो यहाँ पे एक तरीके से उनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ट्रेडिशनली माउंटेन्स रीजन आर नो कट विद वर्टिकल स्लिट्स बट आर टेरेस मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर सीमेंट प्लांट्स को क्या किया जा रहा है, एस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो ये जो सीमेंट प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो आप देखेंगे द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैसिव सीमेंट प्लांट्स एंड एक्सटेंसिव कटिंग ऑफ माउंटेन्स इन डिस्ट्रिक्ट लाइक बिलासपुर, Solan, Chamba have resulted in significant land use changes that contribute to flash flood during rainfall. The cement plant alter the natural landscape and removal of vegetation lead to reduced capacity of land to absorb water. यहाँ पर जो हमने जो हमारा वेजिटेशन था उसको रिमूव किया, उसके कारण क्या होता है, जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है लैंड की वो भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। यहाँ पर क्रॉप पैटर्न चेंज हो रहा है।
क्रॉप पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, जो फार्मर्स है, अब यहाँ पर जो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली आप देखेंगे जो सीरियल क्रॉप्स होती थी, सीरियल फार्मिंग्स करते थे, बट एट प्रेजेंट जो ज्यादातर फोकस अब किस पे हो रहा है, हमारी कैश क्रॉप इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस हो रहा है। तो इसके कारण ये जो क्रॉप पैटर्न चेंज हो रहा है, इसके कारण भी हमें ये जो डिजास्टर है वो देखने पड़ रहे हैं। तो इसका वे आउट क्या कर सकते हैं हम, मतलब कि इसका हमारा फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हमें एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आना होगा। हमारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वही फेल हुई है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इसके कारण हमें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कंपनसेट करना होगा। सोशल सिक्योरिटी जो स्कूल है, स्मॉल ब्रिजेस हैं, इनको यहाँ पर फॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर क्या होता है, आपकी जान मान की, जितना हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं उतना तो हमारा ये जब एक यहाँ पर फ्लड आता है उसके कारण यहाँ पर आपका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्टेट को एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग में के साथ आना होगा, जिससे हम जो ये आपका डिजास्टर है उससे हम बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 5 करोड़ नेम्स आउट ऑफ मनरेगा लिस्ट इन 2020 कट नेम्स आउट ऑफ मनरेगा लिस्ट इन 2022 एंड 23 सेज मिनिस्टर। तो यहाँ पर 5 करोड़ जो नेम्स है मनरेगा की जो आपकी लिस्ट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर यहाँ पर क्या हुआ है, 5 करोड़ जो लोग थे उनका नाम क्या किया गया, कट किया गया। इसके रीजन क्या क्या दिए गए हैं, कुछ लोगों को जो नाम है इसके रीजन 5 रीजन उन्होंने दिए। किसी के पास यहाँ पे फेक जॉब कार्ड थे, यहाँ पे किसी के पास डुप्लीकेट जॉब कार्ड थे, कुछ लोग यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पे विलिंग नहीं थे, मतलब उन्हें काम नहीं करना था। कुछ लोगों की जो फैमिली थी तो वो पर्टिकुलर जैसे कि XYZ ग्राम पंचायत है, इससे शिफ्ट होकर वो दूसरे ग्राम पंचायत में परमानेंटली शिफ्ट हो गई है। किसी का यहाँ पे जो जॉब कार्ड था वो क्या हो चुका था, एक्सपायर हो चुका था। तो इस बेसिस पर यहाँ पे क्या किया गया है कि जो 5 करोड़ जो नेम थे उसको मनरेगा की लिस्ट से कट आउट किया गया है। ओके, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना। अब देखिए मनरेगा ये जो टॉपिक है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस साल अगर आप जनवरी से देखेंगे कभी ना कभी, मतलब हर 1 वीक 2 वीक के बाद आपको मनरेगा न्यूज़पेपर में जरूर दिखाए। तो इसलिए आपको ये मनरेगा जो टॉपिक है बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट ये आपके लिए एक फैक्ट निकल कर जाता है। यहाँ पर हमारी जो प्रेसिडेंट मोम जी हैं उनको 1 साल हो चुका है, मतलब उनकी प्रेसिडेंसी को 1 साल हो चुका है। तो इसी के चलते उन्होंने क्या किया है, ट्राइबल आर्ट गैलरी, राष्ट्रपति भवन में एक ट्राइबल आर्ट गैलरी को ओपन किया है। तो इसका नाम क्या है आप याद रखेंगे, जनजातीय दर्पण। इस गैलरी का नाम क्या है, जनजातीय दर्पण। इसका मतलब ट्राइबल मिरर was inaugurated by Mrs. Moon at the Rashtrapati Bhavan. The gallery showcased different themes such as unsung tribal freedom fighters, traditional natural resources management practices such as halma, tribal art such as dhokra, musical instrument and various scripts such as gunjala gondi। तो यहाँ पर जो वेरियस आर्ट वर्क्स है, तो देखिए आपको इसमें याद रखना है आर्ट गैलरी का नाम क्या है, जनजाति दर्पण, जिसको हम ट्राइबल मिरर भी कहते हैं। ये आपका इसमें जो आपके जो ट्राइबल फ्रीडम जिनके बारे में बातचीत नहीं की जाती उनके बारे में बताया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज जो क्या क्या है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। यहाँ पे हलमा जो प्रैक्टिस है ट्राइबल आर्ट है उसके बारे में बताया गया। तो इन सारी चीजों के बारे में इस आर्ट गैलरी में बताया गया। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए आर्टिकल्स इतने ही है, यहाँ पर हमारी जो न्यूज होती है वो खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था आज का, with reference to बैंक बोर्ड ब्यूरो which of the following statement is correct। तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना था कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, द गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ BBB। बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो चेयरमैन होते हैं गवर्नर ऑफ RBI होते हैं या नहीं। तो देखिए आप पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो इज अ सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की और सेल्फ गवर्निंग है। ओके, इट इज एन एडवाइजरी अथॉरिटी कंप्राइजिंग इमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड ऑफिशियल्स टू इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये क्या है, आपकी एक एडवाइजरी बॉडी है। ओके, और अथॉरिटी किसकी यहाँ पर होती है, जितने भी यहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका जो मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर ये एडवाइजरी अथॉरिटी की तरह काम करती है। बैंक बोर्ड ब्यूरो comprising the chairman, 3 ex officio member, that is secretary, department of public enterprises, secretary and department of finance service and deputy governor of the reserve bank of India। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है RBI गवर्नर इसको हेड नहीं करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो गलत हो जाता है। अब देखिए आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता चल गई। अब देखिए आपका जो ऑप्शन ए है, C है एंड D ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपके पास क्या बचता है, ऑप्शन B 2 एंड 3 ओनली। तो आपका जो सेकंड
और थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर बी क्या करती है, हमें सिलेक्शन, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका हेड का सिलेक्शन करती है, और ये यहाँ पर जो जितनी भी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, सॉरी स्ट्रेटेजीज हैं, कैपिटल रेजिंग प्लान्स हैं, उसको भी किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, आपका बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। ओके, सो यहाँ पर सारी चीजें आज खत्म होती हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।